सोचो ज़रा, अगर तुम्हारी शादी की बात सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट हो जाए क्योंकि तुम्हारा पहला इम्प्रेशन थोड़ा एरोगेंट था। और सोचो, अगर तुम किसी से सिर्फ इसीलिए नफ़रत करने लगो क्योंकि किसी ने तुम्हें उसके बारे में गलत बातें बता दी हैं बिना सच जाने। Now imagine your marriage proposal gets rejected just because your first impression came across as arrogant, and imagine hating someone simply because someone else fed you lies about them without ever knowing the truth. यही है इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, अपना घमंड और दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे जज कर देना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नॉवल की जो 2 सदियों बाद भी उतनी ही रेलेवेंट है, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दुनिया की सबसे फेमस इंग्लिश नॉवेल्स में से एक, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो लिखी थी जेन ऑस्टिन ने साल 1813 में, इन ईयर 1813। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये है सोसाइटी, फैमिली प्रेशर, मैरिज और इंसान के ईगो की एक बहुत ही रियलिस्टिक कहानी। इस वीडियो में हम पूरी नॉवल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इंग्लिश में भी और सिंपल हिंदी में भी। पहले थोड़ा राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद पूरी स्टोरी डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं उस इंसान के बारे में जिसने ये मास्टरपीस लिखा, जेन ऑस्टिन। Jane Austen was born on 16th December 1775. 16th December 1775 in a small village called Steventon in Hampshire, England. उनके फादर एक क्लर्जी मैन थे और घर में 8 भाई बहन थे। उस ज़माने में लड़कियों को फॉर्मल स्कूल एजुकेशन कम ही मिलती थी, तो जेन ऑस्टिन ने अपने फादर की लाइब्रेरी में खुद पढ़ पढ़ कर अपनी नॉलेज बनाई। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जब उन्होंने अपनी नॉवेल्स पब्लिश की तो अपना नाम नहीं दिया। प्राइड एंड प्रेजुडिस पहली बार पब्लिश हुई थी सिर्फ बाय अ लेडी लिखकर, क्योंकि उस ज़माने में औरतों का राइटर बनना आसान नहीं था, लोग सीरियस नहीं लेते थे। जेन ऑस्टिन wrote 6 मेजर novels in total. इनमें प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा और परस्यूएशन सबसे फेमस हैं। उनकी राइटिंग की खासियत है शॉर्प विट, सोशल सटायर और बहुत ही रियलिस्टिक कैरेक्टर्स। वो अपने टाइम की इंग्लिश सोसाइटी, मैरिज, क्लास, मनी और मैनर्स का बहुत ही ऑनेस्टी और फ़नी तरीके से मजाक उड़ाती थी अपनी राइटिंग के थ्रू। दुख की बात यह है, जेन ऑस्टिन डाइड इन द ईयर 1817 एंड शी वॉज ओनली 41 years old. उन्हें अपनी फैमिली में वो फेम नहीं मिला जो आज है। आज 200 साल बाद उनकी नॉवेल्स दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं और उन पर काउंटलेस मूवीज़ और शोज़ बन जाते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस का ओरिजिनल टाइटल कुछ और था, फर्स्ट इम्प्रेशंस। बाद में जेन ऑस्टिन ने इसे बदल दिया, क्योंकि नॉवल का पूरा मैसेज ही यही है कि फर्स्ट इम्प्रेशंस हमेशा सही नहीं होते।
तो फ्रेंड्स, ये है इंग्लैंड, उस ज़माने का इंग्लैंड जिसे हम रीजेंसी एरा कहते हैं। इस दुनिया में एक अनलिखित लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल चलता है। अगर एक लड़की की शादी नहीं हुई तो उसका कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं था, ना पैसा, ना घर, ना समाज में इज्जत। लड़कियां जॉब नहीं कर सकती थी, प्रॉपर्टी खुद नहीं रख सकती थी। उनकी पूरी ज़िंदगी का सहारा सिर्फ एक अच्छी शादी थी। In this world lives the Bennet family, Mr. and Mrs. Bennet, and their 5 unmarried daughters, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty, and Lydia. फ्रेंड्स, अब प्रॉब्लम ये है, इनके पास कोई बेटा नहीं है और उस ज़माने की प्रॉपर्टी के लॉ के हिसाब से, जिसे इंटेल कहते हैं, उनकी पूरी एस्टेट सिर्फ एक मेल हायर को मिलेगी, बेटी को नहीं। इसका मतलब अगर मिस्टर बेनेट की डेथ हो जाए तो ये पूरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी, क्योंकि घर भी हाथ से निकल जाएगा। अब बात करते हैं मिस्टर बेनेट की। मिस्टर बेनेट एक क्वाइट, सरकास्टिक और किताबी इंसान हैं, जो अपनी फैमिली के ड्रामा से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ हैं मिसेस बेनेट, हमेशा एक ही मिशन में लगी रहती हैं, अपनी बेटियों की शादी किसी अमीर आदमी से करवाना। उसका एक ही सपना है, मेरी बेटी की शादी हो जाए, बस हो जाए चाहे कैसे भी हो। वो थोड़ी ओवर ड्रामेटिक और गॉसिप लविंग नेचर की है, जिसकी वजह से पूरे नॉवल में काफ़ी कॉमेडी भी होती है। इनकी 5 बेटियों में से सबसे इम्पॉर्टेंट है जेन, जो सबसे बड़ी, स्वीट और सिंपल है। और दूसरी तरफ है एलिज़ाबेथ। एलिज़ाबेथ दूसरी सबसे बड़ी बेटी है, जो कि शार्प विटेड, इंडिपेंडेंट माइंडेड और किताबें पढ़ना पसंद करती है। ये नॉवल की हीरोइन है। A wealthy young bachelor, Mr. Bingley, rents a nearby estate called Netherfield. जैसे ही मिसेस बेनेट को पता चलता है कि कोई रिच बैचलर उनके एरिया में आया है, वो एक्साइटेड हो जाती हैं। नॉवल की फेमस ओपनिंग लाइन यही है, इट इज़ अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. यानी ये बात सबको पता है कि अगर कोई अमीर बैचलर हो तो उसे ज़रूर शादी चाहिए होगी। जेन ऑस्टिन इसमें ही अपनी सरकास्टिक विट दिखा देती है, क्योंकि असल में ये सोसाइटी की सोच है, उस बैचलर की अपनी ज़रूरत नहीं। चार्ल्स बिंगले अपने साथ अपने फ्रेंड को भी लाता है, जिसका नाम है मिस्टर डर्सी। मिस्टर डर्सी, जिसकी इनकम बिंगले से भी ज़्यादा है, साल की 10,000 पाउंड्स, जो उस ज़माने में बहुत बड़ा अमाउंट था। डर्सी एक बहुत ही अमीर एस्टेट पैम्बरले का मालिक है, लेकिन उसका नेचर बहुत ही प्राउड और कोल्ड है। असल में वो शाय भी है, लेकिन उसकी चुप रहने की आदत लोगों को एरोगेंट लगती है। एक लोकल बॉल यानी कि डांस पार्टी में सब मिलते हैं। चार्ल्स बिंगले इंस्टेंटली लाइक्स जेन, सबसे बड़ी बहन, लेकिन जब बात आती है एलिज़ाबेथ की, डर्सी उसका इंसल्ट कर देता है
बोलकर कि शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, यानी कि ठीक ठीक है, मुझे अट्रैक्ट करने के लायक नहीं। एलिज़ाबेथ ये लाइन सुन लेती है और बहुत हर्ट हो जाती है, लेकिन अपनी विट से उस पर जोक बना देती है अपने फ्रेंड्स के सामने। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, डर्सी का प्राइड यानी कि घमंड और एलिज़ाबेथ का प्रेजुडिस उसके अगेंस्ट। आगे के सीन को समझने से पहले दो नए कैरेक्टर्स क्लियरली याद कर लो। प्लीज़ नोट इट डाउन एज वेल। फर्स्ट इज़ कैरोलिन बिंगले। कैरोलिन बिंगले जो है वो मिस्टर बिंगले, पूरा नाम चार्ल्स बिंगले की बहन है। दूसरा कैरेक्टर है जॉर्जियाना डर्सी, मिस्टर डर्सी की छोटी बहन। वो इस सीन में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आगे की कहानी में उसका रोल इम्पॉर्टेंट होगा, नाम याद रखना। अब हम समझते हैं कुछ रिलेशंस को कि कौन किसे पसंद करता है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो हमें आगे चलकर। नंबर 1 इज़ जेन और चार्ल्स बिंगले। इनके बीच फीलिंग्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दूसरा कपल है मिस्टर डर्सी और एलिज़ाबेथ। ये दूसरी जोड़ी है। अलग से डर्सी धीरे धीरे एलिज़ाबेथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अभी वो खुद इसे एक्सेप्ट नहीं करता और एलिज़ाबेथ को अभी तक इसका पता भी नहीं है। नाउ कम्स कैरोलिन बिंगले। कैरोलिन बिंगले जो मिस्टर बिंगले की सिस्टर है, वो भी डर्सी को पसंद करती है। ये वन साइडेड है, डर्सी को इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। सो कैरोलिन बिंगले इज़ एलिगेंट, शार्प टंग एंड सीक्रेटली हैज़ फीलिंग्स फॉर मिस्टर डर्सी। जब उसे दिखता है कि डर्सी धीरे धीरे एलिज़ाबेथ की तरफ झुक रहा है, तो वो इनसिक्योर हो जाती है और एलिज़ाबेथ को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसी वजह से कैरोलिन अपनी भाभी यानी कि वुड बी सिस्टर इन लॉ जेन को भी पीछे हटाना चाहती है। पहला रीज़न, वो सोचती है जेन उनके स्टेटस के लायक नहीं है। दूसरा रीज़न, अगर जेन बिंगले की शादी होती है तो डर्सी का फैमिली से कनेक्शन और भी क्लोज हो जाएगा, जिससे डर्सी एलिज़ाबेथ के क्लोज आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, जो कैरोलिन बिल्कुल नहीं चाहती। तो यहाँ डर्सी और कैरोलिन बिंगले दोनों मिलकर मिस्टर बिंगले को ये कन्विंस कर देते हैं कि जेन उसके लिए सीरियस नहीं है, सिर्फ पोलाइट है, इन लव नहीं। बिंगले इनकी बातों में आ जाता है और लंदन चला जाता है और जेन का दिल टूट जाता है बिना कुछ कहे। इसी बीच एलिज़ाबेथ की मुलाकात होती है एक चार्मिंग आर्मी ऑफिसर मिस्टर विकिम से, जो बहुत ही खुश मिजाज और बातूनी है। विकिम उसे बताता है कि डर्सी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, उसे वो प्रॉपर्टी और अपॉर्चुनिटी नहीं दी जो विकिम को मिलनी चाहिए थी, सिर्फ जलन की वजह से। एलिज़ाबेथ उसकी हर बात बिना सोचे समझे बिलीव कर लेती है, क्योंकि विकिम दिखने में भी बहुत चार्मिंग है और डर्सी पहले से ही उसकी नज़रों में एरोगेंट है। इसे डर्सी के लिए उसकी नफ़रत और भी बढ़ जाती है। दिस इज़ द हार्ट ऑफ प्रेजुडिस। एलिज़ाबेथ judges Darcy completely on her say without ever checking the truth. अब फैमिली की तरफ से एलिज़ाबेथ पर भी शादी का प्रेशर आता है। मिस्टर कॉलिन ये एक क्लर्जी मैन है जो फ्यूचर में लॉन्गबर्न का हायर बनेगा।
अचानक बेनेट फैमिली से मिलने आता है। मिस्टर कॉलिन एक महिला की बात हमेशा करता है जो कि बहुत अमीर और पावरफुल है। उसका नाम है लेडी कैथरीन द बर्ग। इसकी बातें वो हर 2 मिनट में करता है और ख़ुद को बहुत इम्पोर्टेंट समझता है। कॉलिन एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ करता है, बहुत ही बोरिंग और बिजनेस जैसा प्रपोज़ल, जिसमें वो ये भी बता देता है कि उसने ये शादी इसीलिए करनी है क्योंकि उसे पेट्रोनस ने सलाह दी है। एलिज़ाबेथ सीधा मना कर देती है, अपनी माँ को बहुत गुस्सा दिलाते हुए, क्योंकि मिसेस बेनेट के लिए ये एक सिक्योर शादी का मौका था। कॉलिन्स फिर एलिज़ाबेथ की बेस्ट फ्रेंड शार्लेट लूकस से शादी कर लेता है। यही लव मैरिज नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल कन्वीनियंस वाली शादी है। शार्लेट खुद एलिज़ाबेथ को समझाती है कि उस ज़माने में बहुत सी लड़कियां सिर्फ फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए शादी कर लेती थी, प्यार के लिए नहीं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। शार्लेट से मिलने जब एलिज़ाबेथ उसके घर, जो कि लेडी कैथरीन द बर्ग के एस्टेट के पास है, जाती है, वहाँ दोबारा डर्सी से मुलाकात होती है। और यहाँ होता है नॉवल का सबसे बड़ा ट्विस्ट। डर्सी एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ करता है, लेकिन उसके प्रपोज़ करने का तरीका भी उतना ही एरोगेंट है। वो खुद ही बोलता है कि वो अपने सोशल स्टेटस से नीचे जाकर शादी कर रहा है, और उसने बहुत कोशिश की अपनी फीलिंग्स को दबाने की, लेकिन नहीं कर पाया। एलिज़ाबेथ गुस्से में तुरंत मना कर देती है और सीधा एक्यूज़ करती है कि उसने जेन की खुशियाँ बर्बाद कर दी और विकिम के साथ भी गलत किया। इसके बाद डर्सी एलिज़ाबेथ को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो पूरा सच बताता है, 2 बातें क्लियर करता है। पहली, उसने बिंगले को जेन से इसीलिए दूर किया क्योंकि उसे लगा जेन सीरियस नहीं है। गलतफहमी थी, लेकिन नीयत बुरी नहीं थी। दूसरा, विकिम असल में एक झूठा और फ्रॉड इंसान है। उसने डर्सी के फादर का दिया हुआ पैसा जुए और अय्याशी में उड़ा दिया और बाद में डर्सी की 15 साल की बहन जॉर्जियाना को भगाने की कोशिश की, सिर्फ उसके पैसे के लिए। This letter is the turning point. It starts to shake everything Elizabeth believed. वो रियलाइज़ करती है कि उसने सिर्फ अपनी पहली इम्प्रेशन और विकिम की बातों पर भरोसा करके डर्सी को गलत जज किया था। अब कुछ महीने बाद एलिज़ाबेथ अपने रिश्तेदारों मिस्टर और मिसेस गार्डनर के साथ डर्सी की एस्टेट पेम्बरले में घूमने जाती है। उन्हें पता नहीं था कि डर्सी वहाँ होगा। एस्टेट इतना खूबसूरत और एलिगेंट है कि एलिज़ाबेथ सोच में पड़ जाती है, इसका मालिक होने के बाद भी ये इंसान इतना सिंपल क्यों है। वहाँ एलिज़ाबेथ की मुलाकात डर्सी की हाउसकीपर मिसेस रेनॉल्ड से होती है, जो डर्सी की बहुत तारीफ़ करती है। बताती है कि वो अपने सर्वेंट्स के साथ बहुत ही काइंड और जेनरस है और एक बहुत ही अच्छा भाई है। फिर अचानक डर्सी खुद वहाँ आ जाता है और एलिज़ाबेथ को देखकर
बहुत पोलाइटली बिहेव करता है। उसे अपनी बहन जॉर्जियाना से भी मिलवाता है। यहीं इसी टाइम पर एलिज़ाबेथ की फीलिंग्स बदलना शुरू होती हैं। वो रियलाइज़ करती है कि डर्सी को गलत समझा था। असल में वो जेनरस, काइंड और केयरिंग है। सिर्फ पहली मुलाकात में शाय होने की वजह से एरोगेंट लगता था। अचानक से एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। लीडिया, सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा रेकलेस बहन, विक्किम के साथ बिना शादी किए भाग जाती है। उस ज़माने में ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जो पूरी फैमिली की इज्जत ख़राब कर सकता था और बाकी बहनों की शादी के चांसेस भी ख़त्म कर देता। मिसेस बेनेट घबराकर बीमार पड़ जाती है और पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। एलिज़ाबेथ के अंकल मिस्टर गार्डनर लंदन जाकर दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में डर्सी चुपके से सब कुछ ठीक कर देता है। वो खुद विक्किम को ढूंढ निकालता है, उसका सारा कर्जा चुका देता है और उसे लीडिया से शादी करने के लिए पैसे देता है और किसी को भी नहीं बताता कि उसने ये किया। दिस क्वाइट एक्ट ऑफ जेनरोसिटी शोज डर्सीज ट्रू कैरेक्टर। वो ये सब इसीलिए करता है क्योंकि वो एलिज़ाबेथ से प्यार करता था और उसकी फैमिली को बचाना चाहता है, बिना क्रेडिट की उम्मीद के। बाद में एलिज़ाबेथ को गलती से पता चल जाता है कि ये सब डर्सी ने किया था। बिंगले वापस आ जाता है और जेन को प्रपोज करता है। दोनों की शादी हो जाती है और पूरी फैमिली खुशी से झूम उठती है। कुछ दिन बाद खुद लेडी कैथरीन द बर्ग डर्सी की पेट्रनस आंटी एलिज़ाबेथ से मिलने आती है और सीधा उसे वॉर्न करती है कि वो डर्सी से शादी ना करे, क्योंकि लेडी कैथरीन चाहती है डर्सी उसकी अपनी बेटी से शादी करे। एलिज़ाबेथ बिल्कुल नहीं डरती और क्लियरली मना कर देती है कि वो अपना डिसीजन खुद लेगी। ये बात जब डर्सी तक पहुंचती है तो उसे उम्मीद मिलती है कि एलिज़ाबेथ की फीलिंग्स शायद बदल जाएगी। वो दोबारा एलिज़ाबेथ को प्रपोज करता है, इस बार बिना किसी घमंड के, बहुत ही हम्बल और ऑनेस्ट होके अपनी गलतियां मानता है। इस बार एलिज़ाबेथ हाँ बोल देती है क्योंकि अब वो डर्सी को सच में प्यार करती है, उसके असली कैरेक्टर को जान चुकी है। नॉवल ख़त्म होती है दोनों कपल्स जेन बिंगले और एलिज़ाबेथ डर्सी की हैप्पी मैरिज के साथ। नाउ थीम्स, नॉवल से क्या सीखने को मिलता है। चलिए अब समझते हैं इस नॉवल के डीपर थीम्स। नंबर 1 इज प्राइड, यानी कि घमंड। डर्सी अपनी सोशल स्टेटस की वजह से शुरू में बहुत प्राउड था, जिसकी वजह से लोग उसे गलत समझते थे। दूसरा है प्रेजुडिस। एलिज़ाबेथ ने बिना पूरा सच जाने सिर्फ पहले इम्प्रेशन और दूसरों की बातों पर डर्सी को जज कर दिया। ये है प्रेजुडिस। मैरिज और मनी। उस ज़माने में शादी सिर्फ प्यार के लिए नहीं बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी होती थी। शार्लेट कॉलिंस की शादी इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। शार्लेट मिस्टर कॉलिंस से शादी
सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही करती है। ये बात उसने एलिज़ाबेथ को भी बहुत ही क्लियरली समझाई थी। नाउ नंबर 4 इज़ सोशल क्लास। पूरी नॉवल में बार बार दिखाया गया है कि उस ज़माने में पैसे और स्टेटस लोगों की वैल्यू डिसाइड करता था, लेकिन ऑस्टिन दिखाती है कि असली कैरेक्टर इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ़ और सिर्फ आप पैसे और स्टेटस पर लोगों को जज नहीं कर सकते। नाउ द लास्ट वन इज़ ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस। ये सबसे बड़ा लेसन है। दोनों डर्सी और एलिज़ाबेथ अपनी गलतियां मानते हैं और खुद को बदलते हैं। रियल लव नीड्स ह्यूमिलिटी ऑन बोथ साइड्स, नॉट जस्ट अट्रैक्शन। तो दोस्तों, इस पूरी नॉवल का कोर मैसेज क्या है? प्राइड यानी कि घमंड और प्रेजुडिस यानी कि दूसरों के बारे में बिना जाने जज कर देना, ये दोनों चीज़ें हमें सच दिखाने से रोकती हैं। डर्सी को अपना प्राइड छोड़ना पड़ा और एलिज़ाबेथ को अपना प्रेजुडिस, तभी जाके दोनों एक दूसरे को सही तरह से समझ पाए। एंड ऑनेस्टली दैट लेसन is just as true today as it was in 1813. तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और कमेंट में बताओ तुम्हें इस नॉवल में सबसे ज़्यादा कौन सा कैरेक्टर पसंद आया, डर्सी या एलिज़ाबेथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, keep loving English. Bye bye.